नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी खुद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी बड़ा मानते हैं? और नरेंद्र मोदी के इतने अहंकार का कारण क्या है? क्या राहुल गांधी ने जब से न्याय पत्र जारी किया है तब से नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं और वो कुछ भी अंत संत बोलते हैं? क्या वो संवैधानिक संरक्षण और संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं? और क्या देश में वो कार्डर बेस्ड सिस्टम बनाना चाहते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर दो ही कार्डर थे, एक संघी, दूसरे वामपंथी। तो लेफ्ट एंड राइट, तो वो जो कार्डर बेस्ड बनाना चाहते हैं, क्या उस पर खड़ा करना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी ओबीसी, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके अलावा दलित वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उन सब के हक छीनकर सिर्फ चंद अपने काडर को सौंप देना चाहते हैं? और क्या वो इस देश की बढ़ती आबादी को सचमुच नियंत्रित करना चाहते हैं, या उसके बूते सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं? और क्या नरेंद्र मोदी सदैव से अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हैं और झूठ बोलते रहे हैं? और क्या वो भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों और लुटेरों के, लिंचर्स के समर्थक हैं, उनके संरक्षक हैं? और क्या वो देश को बेरोजगारी में ढकेलकर युवाओं को सिर्फ लिंचर बनाकर रखना चाहते हैं, अपने लिए गुलाम तैयार करने का काम कर रहे हैं? तो क्या करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और किस आधार पर वो खुद को कहते हैं कि अब की बार 400 पार? जब वो अब की बार 400 पार कहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो सूरत में हुआ या जो चंडीगढ़ में हुआ था, क्या वो उनका आधार है? क्या इस आधार पर वो ये करना चाहते हैं? चंडीगढ़ में वोट की बेईमानी हुई थी तो सूरत में कहा कि न वोट की बेईमानी की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत है, न हमें आपका वोट चाहिए, न आपके आगे हम प्रचार करने आएंगे, न आपके आगे हम हाथ जोड़ेंगे, न हम आपसे आग्रह करेंगे और न कोई वायदा करेंगे। हम निर्विरोध जीतेंगे, क्योंकि सामने किसी को टिकने नहीं देंगे, सबको खत्म कर देंगे। न नोटा की जरूरत पड़ेगी, न वोट की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत ही नहीं होगी तो आपकी औकात क्या होगी? इस देश की जनता की औकात क्या हो जाएगी? सिर्फ भिखारी, गुलाम और भक्त, शेष कुछ नहीं। सबको खत्म कर दिया जाएगा। यह संदेश सूरत के चुनाव के जरिए नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। वहां चुनाव जीता नहीं गया, वहां कहीं किसी ने किसी को वोट नहीं दिया, बल्कि कब्जा कर लिया गया। यह भारत बनाना चाहते हैं कि 2029 में उन्हें किसी के पास प्रचार करते न घूमना पड़े, इस तरह भाषण देते न घूमना पड़े। हमने कह दिया हम तो हम हैं, हम ही हम हैं, एक अकेला। आप याद करिए 2014 का मैनिफेस्टो देखिए, उसमें पूरी भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं के साथ मोदी की फोटो होती थी। 2019 में सीमित हुई और होते होते अब एक अकेला हो गया। और जब एक अकेला होता है तो इसके लिए कैसे साजिश रची गई, ये भी देख लीजिए। कैसे एक आर्डर पास किया गया कि सिर्फ प्रधानमंत्री की फोटो छपेगी, किसी मंत्री की नहीं छपेगी।
और मंत्रियों की फोटो छपना बंद हो गई। राज्यों में मुख्यमंत्री की फोटो छपेगी और किसी की फोटो नहीं छपेगी, यानी दूसरा कोई नहीं होगा। जहां होगा हम ही होंगे, और जहां डबल इंजन की सरकारें होंगी वहां पर मुख्यमंत्री के साथ मोदी की फोटो बड़ी छपे। यह भारत बनाया है, तो यह भारत बनाना चाहते हैं। इस बूते नरेंद्र मोदी 400 पार की बात करते हैं। अब जब वो 400 पार की बात करते हैं तो उनके तमाम नेता कहते हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। कांग्रेस के पास में 400 पार भी रहे और बहुत बड़ा बहुमत रहा है, 2/3 बहुमत रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। वो चाहते आपातकाल में सब बदल सकते थे, जिंदगी में चुनाव नहीं होता, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह नहीं किया, राजीव गांधी ने यह नहीं किया कि हार के डर से या और किन्हीं कारणों से वो ऐसा कर कि वोट मांगने ना जाए, जनता के पास ना जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी यही करना चाहते हैं। यह मंशा उनके तमाम भाजपा के नेताओं, नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार और आरएसएस के बड़े विचारकों ने बता दिया है कि 400 पार क्यों चाहिए है। इसका मतलब समझ लीजिए क्यों। भारतीय जनता पार्टी अमीरों के लिए काम करती है, यह बात किसी से छिपी नहीं। वो इस देश का सारा धन चंद अमीरों में दे देती है। इसका उदाहरण मौजूद है कि इस देश के 1% लोगों के पास में 50% संपत्ति दे देती। 21 पूंजीपतियों को 70 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति दे दी गई। 70 करोड़ लोगों के बराबर 21 पूंजीपतियों, और जिस तरीके से किया गया उससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा का नारा है अमीर को और अमीर करो और दिखाओ कि सब समृद्धि है, गरीब को और गरीब करो, इतना गरीब करो कि वो गुलाम की तरह रहे। मिडिल क्लास को खत्म कर दो, लाचार बना दो, जिससे वो गुलाम की तरह भक्त बनकर रहे, इस डर में यानी हम कंगाल हो जाएंगे और यदि इनके साथ रहेंगे तो कुछ हो जाएगा। लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहां जवाब देते हैं। एक जगह है पालघर, महाराष्ट्र में। वहां तमाम आदिवासी महिलाओं को साड़ी बांटी गई, अनाज बांटा गया। उन्होंने जाकर के एसडीएम दफ्तर में करीब 350 महिलाओं ने अपनी साड़ियां रख दी और कहा हमें साड़ी नहीं चाहिए, हमें शिक्षा की व्यवस्था कर दो, हमें स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दो, हमें साधन दे दो, हमें रोजगार दे दो, हम खुद कमा लेंगे, खा लेंगे, साड़ी खरीद लेंगे, हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। उन महिलाओं का यह संदेश पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है और इतना महत्वपूर्ण है कि यह समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाहती। यही बात तो राहुल गांधी कहते। राहुल गांधी ने जब अपना मैनिफेस्टो यानी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया तो उसे न्याय पत्र नाम दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसके बारे में बताया और राहुल गांधी ने उसके बारे में जो स्पष्ट तौर पे बताया वो समझ ली। उन्होंने कहा हमारा मकसद है कि हम जातिगत जनगणना कराएं जिससे सभी एससी को यानी दलित वर्ग को, सभी एसटी को यानी शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासियों को, और सभी गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, सभी माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक को, जिसमें जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, उन सब को आकलन किया जाए कि किसकी कितनी आबादी है और उस आबादी के औसत से उनके पास में क्या स्थिति, और फिर सभी का
एक ब्यौरा तैयार किया जाए कि आखिर उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण, और फिर कैसे किस वर्ग को कितनी मदद देनी है, कैसे मदद देनी है, इसके बारे में विचार किया जाए, इस पर काम किया जाए, जिससे कोशिश की जाए नीचे वाले लोगों को ऊपर उठा के लाया जाए और उन्हें बराबर में सबसे स्थिति में लाया जाए कि वो कम से कम मिनिमम जीवन जी सके, न्यूनतम जीवन जी सके। इसकी मदद कैसे कर, इसको उन्होंने बताया। लेकिन राहुल गांधी और उनके मैनिफेस्टो से डरी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम क्या करती है कि राहुल गांधी के उसी भाषण का वीडियो काट के सिर्फ माइनॉरिटी शब्द लेती है और झूठे प्रचार शुरू कर देती है। ये वैसे ही है जैसे आपको याद होगा 2017 में राहुल गांधी ने गुजरात की पाटन की रैली में कहा था कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, इतना पैसा बनेगा कि संभाले नहीं समझे। तो ये राहुल गांधी ने 3 बार कहा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के शब्द। लेकिन आईटी सेल ने उतना काट के और बदनाम करने की कोशिश की थी। आज खुद नरेंद्र मोदी वही बदनाम करने का काम कर रहे हैं और तब भी किया था। यानी हमारा प्रधानमंत्री आईटी सेल के ट्रोलर की तरह से बन गया है। इतनी बिलबिलाहट क्यों है जब आप चुनाव जीतने के लिए चंडीगढ़ मॉडल, सूरत मॉडल अपनाते हैं? तमाम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सब का इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं, न्यायिक संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं, तब भी इतना डरते हैं क्यों? क्या आपको डर साफ दिखाई देने लगा है? पहले चरण के चुनाव में जो मतदान हुआ उसका जो रुझान है, उस रुझान का जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक, और ये आईबी ने रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों से कम रहने वाली है 102 सीटों में। जहां 25 से भी कम रहने वाली हो, आप समझ सकते हैं 400 पार का सपना कैसे पूरा होगा। तो इस तरह के फ्रॉड किए जाएंगे कि 2 सीटें तो हम ऐसे ही जीत लेंगे, एक खजुराहो वाली सीट और एक ये सीट, और सारी गड़बड़ वहीं होगी जहां विपक्ष के कैंडिडेट, जहां इनके सहयोगी कैंडिडेट होंगे, उनके किसी के भी नामांकन निरस्त नहीं होंगे, कांग्रेस के होंगे, कांग्रेस के सहयोगियों के होंगे, और ऐसे ही होगा। तो यह स्थिति, उनके प्रस्तावक भगा दिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, तो यह खेल होगा। यानी गुंडई भी होगी, बेईमानी भी होगी, लूट भी होगी, सब कुछ होगा। तो यह स्थिति है। तो इसलिए बौखलाहट साफ दिखाई दे। जो पूरा आकलन यदि करते हैं आज की डेट में, आने वाला जो चरण है, दूसरा चरण, उसमें 89 यानी 89 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, और उन 89 सीटों में भी भाजपा की हालत खराब है। हालत ये हो गई है बौखलाहट की कि हिसार से भाजपा के कैंडिडेट से वहां के एक नागरिक ने, जहां वो प्रचार कर रहे थे, सवाल कर लिया इस पर, वो उसे फटकार कर कहते हैं, भाग यहां से, निकालो इसे, सवाल नहीं चाहिए। यही स्थिति हमने लखीमपुर खीरी में देखी, और इसी तरह की स्थितियां हम और जगह देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, इनको पसंद नहीं करती है, इसलिए इस तरह काम करती है। तो इसलिए उसने, अभी टोंक जिला पड़ता है राजस्थान में, वहां घटना होती है, वहां दलित वर्ग के लोग अपनी शादी की जो बारात निकालते हैं, वो जा रहे थे, पुलिस के साथ लग करके अराजक लोगों ने, दबंग लोगों ने उनकी बारात रुकवा दी, नहीं जाने दिया, मारपीट की स्थिति पैदा कर। वो बेचारे
बेबस से खड़े रहे कि इंसाफ मिल जाए, लेकिन कोई इंसाफ देने वाला नहीं था। तो यह दशा भी हम देखते हैं, यह दशा भी देखते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और झूठ को जस्टिफाई करने की बात करते हैं। परसों उन्होंने राजस्थान में जो कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, डॉक्टर मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने एक भाषण को गलत तरीके से कोट किया। एक तो उन्होंने अपने भाषण में कहीं हक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, अधिकार की बात नहीं की थी, राइट्स की बात नहीं की थी, क्लेम की बात की थी। क्लेम यानी कोई चीज की का दावा करना, मांगना। तो यह स्थिति, और उन्होंने कहा था क्यों दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और इन सबको कैसे कैसे क्या हक की बात की थी, उनकी शिक्षा की बात की थी और चीजों की बात की थी। उन्होंने कहा था खासकर मुस्लिम, क्योंकि सबसे बुरी स्थिति शिक्षा में मुस्लिमों की है, इसलिए उन्होंने कहा था खासकर मुस्लिम। और उन्होंने कहा था एक क्लेम करते हैं। तो जब क्लेम की बात कही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 18 साल पुराने उस भाषण को किस तरह गलत कोट किया, जबकि उन्हीं की पीएमओ की आर्काइव पर वो भाषण पड़ा हुआ है। वहीं देख लीजिए क्या लिखा है, कोई भी देख सकता है। और प्रधानमंत्री नहीं देख रहे हैं, उनके भाषण तैयार करने वाले नहीं देख रहे हैं, क्योंकि नफरत की पूरी फैक्ट्री पीएमओ से ही चल रही है। आरएसएस के बंदे बैठे हुए हैं, वो बैठ के पूरा भाषण तैयार करते हैं, कहां आप क्या देना। तो वहां चूंकि हिंदू बाहुल्य थे, तो वहां पर इस तरह की बात कही, कहा आपकी संपत्ति, महिलाओं के मंगलसूत्र और सब हथिया लेना चाहती। तो जब वो मंगलसूत्र की बात करते हैं तो आता है यशोदा बहन के मंगलसूत्र का आपने कितना मान रखा है? क्या उनके मंगलसूत्र को आपने नहीं बेच दिया है? और आपकी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक महिला का मंगलसूत्र छीन नहीं लिया है, लूट नहीं लिया है, अपनी उस सहेली के पति को जो उन्होंने छीना, और उसके बाद मंगलसूत्र पहनती हैं, जबकि वो पारसी हैं, पारसी में मंगलसूत्र नहीं पहना जाता है। खेल आप समझिए। तो ये स्थितियां हैं, इस तरह से लोगों को बरगला रहे हैं, कह रहे हैं भाषण दे करके कि किस तरीके से सारी चीजें आपकी कब्जा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। देश की जनता के असल में मुद्दे ये नहीं, मुद्दों से वो भागते हैं। आज फिर वो राजस्थान में थे और कहते हैं मैंने जो एक सख्त रख दिया तो पूरी कांग्रेस और वो सब, कांग्रेस या वो नहीं बिल्लाए आप, क्योंकि गलत आपने बोला, झूठ बोला, और उसके बाद अलीगढ़ में जाकर के मुस्लिम्स को भाई बताते हैं कि वहां मुस्लिम्स है। तो जहां आपको फायदा लेना है वहां मुस्लिम्स के भाई बन जाएंगे, और जहां नुकसान हो रहा है या फायदा मिल सकता है उनकी नफरत फैला के, तो वहां पर आप वो बताएंगे। यानी आप वही चमन्नी है जिस चमन्नी की बात की थी जयंत चौधरी ने, कि आप कहीं पर भी पलट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके उदाहरण मौजूद है। और जब ये मौजूद हो तो आता है क्या है, देश के मुद्दे जो हैं वो ये हैं कि 5 दशक में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हिंदुस्तान के अंदर। रोजगार दीजिए। तो रोजगार भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र, मोदी की गारंटी, संकल्प पत्र जो कह लीजिए, उन सब से गायब है। और भाजपा की गलत नीतियों के कारण जो महंगाई बढ़ी है उस पर बात करनी चाहिए थी, जो आज देश की समस्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र से गायब है। और भारतीय जनता पार्टी के से भ्रष्टाचार गायब, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को यही देते हैं। जवाबदेही गायब है, जो चाहती है जनता कि एक पक्षी बात, मन की बात मत सुनाइए, बताइए सवाल हो। तो ये आज स्थिति ये है, किसको क्या मिला? असल में नफरत मिली है आपने, और कुछ नहीं दिया। आज वोट का अधिकार छीना जा रहा है, सांसद चुनने का अधिकार छीना जा रहा है, मत की कीमत खत्म की जा रही है, नेताओं
को जनता की जरूरत खत्म की जा रही है, आगे चुनाव की जरूरत न पड़े, यह काम किया जा रहा है। यदि आपने इस तरह से किया और उसके बाद में सबको यह आप नहीं बताते हैं कि आपने किस तरह से लुटवाया है, किस तरीके से इस देश का छोटा वर्ग, गरीब, मिडिल क्लास 64% जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जीएसटी देता है, लेकिन उसके हक में संपत्ति नहीं आती। संपत्ति चली जाती है आपके 21 मित्रों के हाथ। 1% लोग इस देश की संपत्ति के मालिक बन गए। यह हालत है, और जब यह हालत हो तो निश्चित रूप से तब आप आबादी की बात करने लगते हैं। यदि आबादी की बात करते हैं तो आपने वरुण गांधी को टिकट क्यों नहीं दिया? वरुण गांधी के पिता संजय गांधी पहले व्यक्ति थे जो इस देश में आबादी कम करने को लेकर के बहुत ज्यादा सशक्त थे, और उस समय में तमाम लोगों के नसबंदी कराई जा रही थी, तमाम तरीके से गलत भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। उनके बेटे वरुण गांधी जो मुद्दा उठाते हैं, उनकी आपने टिकट काटी, जो आपकी पार्टी में। यह बताता है कि आपको आबादी ने असल में नफरत फैलानी। और जब आप आबादी की बात करते हैं तो आपके ही सांसद हैं रवि किशन, कितनी औलादें हैं? आपके ही तमाम सारे सांसदों की स्थिति है। और फिर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे। आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14 भाई बहन थे। प्रखर विद्वान भारत रत्न बीवी गिरी के 14 बच्चे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 7 भाई बहन थे, और नीतीश कुमार के 5 भाई बहन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद 6, आधा दर्जन भाई बहन हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के पिता दामोदर मोदी के 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी के चाचा 8 बच्चे हैं, और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के 7 भाई बहन हैं। 6 बहनों में 7वें नंबर पे वो है। पटना साहिब के पूर्व सांसद रविशंकर प्रसाद 7 भाई बहन है। इसके अलावा तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे अभी तक, केसीआर, 10 भाई बहन हैं। राष्ट्रगान लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर के 7 भाई बहन हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के 6 बच्चे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के 8 बच्चे। इसके अलावा राजनाथ सिंह के देखिए 4 बच्चे। इसके बाद किसी के देख तो साहब, जब आप इतने सब गिनाते हैं तो सवाल वहीं आके खड़ा आ जाता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते? वास्तव में आप झूठ, नफरत फैला करके सत्ता में रहना चाहते हैं, उसका खेल कर। लेकिन इस देश की जनता समझने लगी है, वो मुद्दों पर आ रही है, और इसलिए राहुल गांधी मुद्दों को लेके आते हैं। रोजगार, महंगाई, महिलाओं के हक, किसानों के हक, आदिवासियों के हक, पिछड़ों के हक, अल्पसंख्यकों के हक, और गरीब सवर्ण वर्ग के हक और हक की बात करते हैं इस देश के हर व्यक्ति की, जो वास्तव में 90% लोग हैं, क्योंकि 10% वो लोग हैं जिनको आपने पैसे के बल पे जो सब करते हैं। इसलिए तो ये लड़ाई बड़ी है। जय